नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी अनोखा रिश्ता। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी। लिफाफा उठाया तो स्तब्ध रह गई। बरसों बाद भी लिखावट पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। शैलेश की लिखावट तो वह हजारों में भी पहचान लेगी। उसने झटपट लिफाफा खोला। प्रिय निर्जा, आशा है तुम स्वस्थ प्रसन्न होगी। शारीरिक मानसिक यातनाएं पाने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, और सच मानो तो इसका हकदार भी हूँ। यह सब मुझे मिलना ही चाहिए था। तुम्हारी भेजी गई दीपावली और 9 वर्ष की शुभकामनाएं मुझे हर वर्ष नियमित रूप से मिलती रहीं, पर शुभकामनाएं भेजना तो दूर, मैं तुम्हें कभी धन्यवाद की एक लाइन भी नहीं लिख सका। किस मुंह से लिखता। इधर पिछले कुछ वर्षों से इच्छा होती रही कि तुम्हें लौटा लाऊं, किंतु साहस नहीं जुटा सका। अब किसी काम में न तो मन लगता है और न शरीर समर्थ है। 1 महीने से बिस्तर से भी नहीं उठ सका हूँ। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। कमजोरी इतनी है कि यह पत्र भी तुम्हें मुश्किल से लिख पा रहा हूँ। बहुत भोगा है मैंने। अब तो शायद मौत भी निकट है। मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैं जीना भी नहीं चाहता। सोते जागते हर पल हर क्षण बस तुम याद आती हो। अपराध बोध से मन बोझिल है। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। सप्तपदी के समय जीवन भर साथ निभाने की शपथ खाकर भी तुम्हें धोखा दिया। इस ख्याल ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, और अब मरने भी नहीं देता। क्या तुम एक बार आ सकोगी? तुम्हें बिना देखे एक लंबा अरसा बीत गया। एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरा पहला प्यार थी। तुम्हें किन रिश्तों, किन संबंधों की सौगंध दिलाऊं। तुम मैत्री के रिश्ते को स्थायी मानती थी ना। बस तुम्हें उसी मैत्री की सौगंध है। तुम जरूर आना। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हारा शैलेश। पत्र पढ़कर मन दुखी हो जाता है। चाह कर भी उसे कोस नहीं पाती। न उसकी इस हालत पर खुशी अनुभव कर पाती हूँ। भले ही उसने मुझे ठुकराया, अकेलेपन के इस रेगिस्तान में झुलसने को छोड़ दिया, फिर भी कहीं कोई नाजुक सा सूत्र था जो जुड़ा रह गया था। क्या था वह सूत्र? शायद वह सूत्र था मैत्री का। स्मृतियां 18 वर्ष पीछे लौट जाती हैं। ए शैलेश की माँ, सुना तुमने पड़ोस के लाला जी के नाती हुआ है? पड़ोसन ने कहा। अच्छा, अभी तो ब्याह हुआ था, मुश्किल से 9-10 महीने हुए होंगे। भाग्यवान है वह लोग। सास ने निश्वास छोड़ा था। वह माँ के इस निश्वास का कारण जानती है। कारण वह स्वयं ही है, जो 5 साल में भी पोते पोती का मुंह नहीं दिखा सकी। वह जानती है यह बातचीत हमेशा की तरह इसी बिंदु पर आकर रुकेगी। मैं तो अभागी हूँ बहन। एक ही बेटा है, उसके भी कोई औलाद नहीं। लगता है वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। सुनो, आजकल यहाँ एक बाबा आए हुए हैं। तुम बहू को वहां क्यों नहीं ले जाती? सुना है उनके आशीर्वाद से कई निसंतानों की गोद भर गई है। वह जाए तब तो ले जाऊं। एक बार कहा था तो टाल गई। पुनः कहा तो बोली शैलेश को ले जाइए। ऐसी औरत किस काम की जो वंश ही मिटा दे। यह चर्चा सुनकर उसके अंदर ज्वालामुखी सुलगने लगते हैं। वह क्या करे? सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। बच्चे की चाह क्या उसे नहीं है? अपना दुख वह किससे कहे? मन ही मन घुटती है इन्हीं मानसिक तनाव से। बचने और स्वयं को व्यस्त रखने के लिए उसने नौकरी नहीं छोड़ी। शादी के बाद शैलेश और उसकी माँ ने कहा था, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। नौकरी का उसे भी कोई शौक नहीं है। उसने पहले ही सोच रखा था कि घर में संतान आने के बाद वह नौकरी छोड़ देगी। तुम शैलेश का दूसरा विवाह क्यों नहीं कर देती? पड़ोसन ने सुझाव दिया। कैसे कर दूं दूसरा ब्याह? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पहले का जमाना अच्छा था। अब तो दूसरा ब्याह तभी हो सकता है जब पहले वाली पत्नी मर जाए या तलाक हो जाए। अरे शैलेश की माँ, तुम भी क्या बात करती हो? अब भी सब कुछ होता है। मेरे भाई ने कुछ साल पहले दूसरा ब्याह किया था, ठाठ से रह रहा है। यही तो मैं कहती हूँ, पर शैलेश माने तब ना। पहले कहती थी तो बिगड़ पड़ता था, लेकिन अब चुप हो जाता है। फिर भी उससे बार बार कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर मैं पत्नी को छोड़ देने को तो नहीं कहती। निर्जा सहम जाती है। क्या अब शैलेश दूसरे ब्याह की बात का विरोध नहीं करते? चुप हो जाते हैं। कहीं मन ही मन दूसरे ब्याह की तैयारी तो नहीं कर रहे? विछोह की कल्पना करके वह विचलित हो उठती है। नहीं, शैलेश ऐसा नहीं कर सकते। क्या वह वर्षों के प्यार, आत्मीय संबंधों को एक संतान के अभाव में तोड़ देंगे?
नहीं, ऐसा वह कैसे कर सकते हैं। वैसे उसने भी महसूस किया है कि इधर शैलेश उदास रहने लगे हैं। उनका उत्साह उल्लास मानो चुक सा गया है। रात को थक हार कर घर लौटना, कभी खाना खा लेना, कभी कहना दोस्त के यहाँ खाकर आया हूँ, फिर यह भी नहीं पूछना कि तुमने नहीं खाया होगा, तुम खा लो। उस दिन करवा चौथ थी, उसने भी व्रत रखा था। इन व्रत उपवासों में उसकी कभी भी आस्था नहीं रही, फिर भी जो जो व्रत उपवास शैलेश की माँ कहती थी वह रख लेती थी, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसने जिसे दिल से चाहा है, रीति रिवाज के नाम पर ही सही, उसके लिए एक दिन उपवास रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। और कभी कभी उपवास धार्मिक दृष्टि से न सही, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी होता है। चांद कब का निकल चुका था, वह भूखी इंतजार करती रही कि हमेशा की तरह शैलेश के आने पर साथ खाना खाएगी। रात को लगभग 1 बजे वह लौटा था। आने में बहुत देर कर दी, खाना ला रही हूँ। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ, कहते हुए कपड़े बदले और पलंग पर जाकर लेट गए। वह भी बिना खाए पिए बिजली बुझाकर लेट गई थी। वह कल्पना कर रही थी कि शैलेश अभी उठकर पास बैठेंगे और कहेंगे, निर्जा तुमने खाना नहीं खाया होगा, स्वयं को कष्ट देकर मुझे यूं न सताओ, उठकर खाना खा लो। उसे याद है जब विवाह के बाद पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत रखा था तो वह बिगड़ने लगे थे। निर्जा, यह क्या पागलपन है, वैसे ही हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, क्या जरूरत है व्रत रखने की, तुम भी खूब हो, साल में एक दिन एक समय न खाने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो फिर मैं भी व्रत रखूंगा। वह खिलखिलाकर हंसी थी। यह व्रत तो पत्नियां रखती हैं, अगले जन्म में तुम पत्नी बनना, तब यह व्रत रखना। नहीं, मैं तो व्रत रखूंगा, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। माँ ने सुना तो बहुत हंसी थी। अब शैलेश इतना क्यों बदल गए हैं, वह सोचती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। रात को देर से घर लौटना शैलेश की आदत बनती जा रही थी। रात के 11 बज गए, शैलेश अभी तक नहीं लौटे थे। उनके बदलते रंग ढंग और व्यवहार से वह हरदम आहत होती और सोचती रहती कि शैलेश को यह क्या होता जा रहा। क्या यह वही शैलेश हैं जो 10वीं से MSc तक साथ साथ पढ़े थे, शादी से पहले अच्छे मित्र रहे और उसी मित्रता को जिंदगी भर हर स्थिति में साथ निभाने के लिए शादी की, और यह भी तय किया था कि पति पत्नी की तकरार का प्रभाव अपने मैत्री संबंधों पर कभी नहीं पड़ने देंगे। जूतों की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ, उसके विचारों का तांता टूट गया। शैलेश आ गए थे, दोनों चुप रहे, कोई किसी से कुछ नहीं बोला। शैलेश ने कपड़े बदले और लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट गए। वह भी करवटें बदलती रही। उनके संबंधों में एक ठहराव सा आ गया था। दूरी दिनों दिन पर बढ़ती जा रही थी, जिसमें उसका दम घुटने लगा था। उठकर उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। चांदनी कमरे में बिखर गई थी। शैलेश को आंखों पर हाथ रखे उदास लेटे देखकर उसका मन भर आया। पास होकर भी दोनों कितनी दूर हैं, साथ होकर भी अकेले, आखिर क्यों। वह उसके सिराहने जाकर बैठ गई। असहाय मौन को तोड़ने के लिए उसने सहज स्वर में कहा, सो गए? नहीं तो। आज फिल्म देखने गए थे क्या? नहीं, कोहली अपने घर ले गया था। उसका बेबी बड़ा स्वीट है, मुझे टॉफी वाले अंकल कहता है। उसकी मीठी मीठी बातें मुझे वहां खींच ले जाती हैं। शायद उसने बच्चे का जिक्र सहज मन से ही किया होगा, पर निर्जा को कहीं चोट लगा जैसे जानबूझकर सुनाया जा रहा है, फिर भी वह सहज होने की चेष्टा करती है। शैलेश, तुम लौटने में बहुत देर कर देते हो, तुम्हारे बिना मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। जल्दी लौटकर भी क्या करूं, घर में मेरा दम घुटता है। घर में कितना सूनापन रहता है। सुनो, माँ ने तुमसे कहीं चलने के लिए कहा था, गई क्यों नहीं? अक्सर माँ की कटु बातें उसे निसंतान होने के कारण सुननी पड़ती है। कितनी ही बार उसके मन में आया कि शैलेश से कहे ताकि मन का बोझ कुछ कम हो जाए, किंतु इस बारे में कुछ भी कहना उसे स्वयं को नंगा करने जैसा लगता रहा है। बस इसी के लिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती। माँ तो रोज ही कहीं न कहीं चलने को कहती रहती हैं। कॉलेज पढ़ाने जाऊं, घर का काम करूं, या फिर सयाने दीवानों के पास चक्कर लगाती फिरूं। वैसे यह सब न मुझे पसंद है और न मेरा इसमें विश्वास है। लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था, कुछ नहीं तो माँ का मन ही रह जाता। एक पोते या एक पोती के लिए वह कितना तड़प रही हैं। उनका कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जहां अपनी इच्छा पूरी करने का इंतजार कर लेती। मन हुआ कहूँ, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर मजारों सयाने दीवानों के तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? वैसे भी शादी को 5 साल ही हुए हैं, लोगों के तो शादी के 10-12 साल बाद भी बच्चे हुए हैं।
मेडिकल चेकअप में हम दोनों में ही कोई खराबी नहीं आई है। ज़्यादा ही जल्दी है तो एक बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। यह सब समझाने की बुद्धि तो शैलेश में भी है। कुछ कहने से बात बढ़ेगी ही, और वह किसी तकरार में नहीं पड़ना चाहती। दोनों के बीच खाई दिन पर दिन चौड़ी होती गई। शैलेश हरदम चिड़चिड़ाए रहते, बात बात पर खींच उठते, सामान्य शिष्टाचार भूलकर दूसरों के सामने भी बुरा भला कहकर अपमान कर बैठते। एक दिन ऐसे ही किसी प्रसंग से आहत होकर वह बोली थी, शैलेश, मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मेरे मुंह से कोई बात निकलते ही काट खाने को दौड़ते हो। ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज की झिकझिक से अच्छा है हम अब अलग हो जाएं। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, हो जाओ अलग, छोड़ दो मेरा पीछा। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, दे दो तलाक। तलाक? तलाक नहीं दे सकती, किंतु मुझे तलाक चाहिए और मैं ले भी लूंगा। किस आधार पर? आधार तो समय आने पे ढूंढ लिए जाएंगे। वह अंदर तक कांप उठी थी। निसंतान होना तलाक के लिए कोई वाजिब कारण नहीं है। इस आधार पर उसे तलाक नहीं मिल सकता। तलाक के लिए झूठे, गलत, गंदे किस्से गढ़े जाएंगे। वह सब कुछ सह सकती है, किंतु चरित्र पर आक्षेप नहीं। लेकिन बिना इसके वह तलाक ले नहीं पाएगा। शैलेश, मैं बहुत मानसिक यातनाएं भोग चुकी हूँ, अब और कष्ट मत पहुंचाओ। कानूनन तलाक की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम निसंकोच अपनी नई गृहस्थी बसा लो। कभी तुमने कोई दावा किया तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब हमारे बीच बचा ही क्या है जिसके लिए मैं कोई दावा करूंगी। अच्छा है मेरी नौकरी अभी सही सलामत है, अतः अपने लिए मेरे पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अपनी पत्नी पर न सही, अपनी व उसकी मैत्री पर भी विश्वास नहीं रहा। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। यह सब कहते हुए उसमें इतनी स्थिरता व साहस न जाने कहाँ से आ गया था कि प्रकट में न वह तनिक भी विचलित हुई और न आवाज में कोई लड़खड़ाहट ही आई। मित्रता शब्द सुनते ही शैलेश के चेहरे पर एकाएक परिवर्तन आ गया। वह एक शब्द भी बिना बोले घर से बाहर निकल गया और चंद दिनों में ही वह अपना तबादला कराकर उस घर से ही नहीं, उस शहर से भी बहुत दूर चली गई थी। बाद में उसने सुना था शैलेश ने दूसरी शादी कर ली है। फिर सुना प्रथम प्रसव में पुत्र को जन्म देकर पत्नी चल बसी। कुछ दिनों पहले ही किसी ने बताया था कि शैलेश का 15-16 वर्ष का बेटा बुरी संगत में पड़कर घर छोड़कर कहीं चला गया है। फोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। शाम के 7 बज गए थे। वह अभी तक अतीत में विचरण कर रही थी। पत्र अभी भी उसके हाथ में था। 3 घंटे का समय अभी भी उसके हाथ में है। उसे एक बार जाना ही होगा। उसने फोन का रिसीवर उठाया। उसके साथ काम करने वाली उसकी प्रिय सखी सुजाता थी। उसने सुजाता को पूरी बात बताकर आज ही रात को शैलेश के पास जाने की सूचना दी। सुजाता ने कहा, तलाक तो तुम्हारे बीच हुआ नहीं है, क्या पत्नी के नाते जाना चाहती हो? वह रिश्ता तो कब का मर चुका है। शैलेश बहुत बीमार है। दोस्त के नाते एक बार उसे देखने जाना चाहती हूँ। शैलेश के घर के सामने वह ऑटो से उतरी। ऑटो का किराया देकर दरवाजे पर आई। दरवाजा आधा खुला था, फिर भी एकाएक घर में घुसते उसे संकोच हुआ। कॉल बेल बजने पर अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। प्रवेश करते ही उसकी नजर मां पर पड़ी। उनके सब बाल सफेद हो गए थे, दुबली भी हो गई थी। उसे पहचानते ही मां नजरें नीचे किए उठकर दूसरे कमरे में चली गई। आंखों पर हाथ रखे शैलेश लेटे थे। उनका रंग पीला पड़ गया था। कई दिनों से शेव भी नहीं बनी थी। माथे पर हाथ रखकर उसने पुकारा, शैलेश। शैलेश ने चौंक कर उसे देखा। पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निर्जा, तुम आ गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है, मैं सचमुच आई हूं। शैलेश के कमजोर पड़े पीले हाथों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मां को पुकारा, देखो मां, निर्जा आ गई। मैं कहता था ना, जरूर आएगी। मां तो बहुत वर्षों से पीछे पड़ी थी कि तुम्हें वापस ले आऊं, लेकिन मुझ में ही साहस नहीं था। अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने निर्जा का हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था। उसके अश्रु बहकर निर्जा के हाथों को भिगो रहे थे, किंतु वह शांत थी, निशब्द। 4-5 दिन तक निर्जा उसकी देखभाल करती रही। मां की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूं। शैलेश भी मन ही मन मुझे ही दोषी समझता है। वह तुझे कभी नहीं भूल पाया। अब उसे तू संभाल। निर्जा चुपचाप सुनती रही। कहा कुछ नहीं। शैलेश को देखने उसके परिचित मित्र पड़ोसी आते ही रहते थे, जो असल में शैलेश के बहाने उसे देखने आ रहे थे।
उनकी फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ती थी। कैसी लक्ष्मी सी बहू है, बीमारी की बात सुनते ही दौड़ी चली आई। अपनी जिंदगी तो बेचारी ने यूं ही तपा दी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। देखो तो, देखभाल में रात दिन एक कर दिए हैं। पत्नी को छोड़ा भी तो संतान के लिए, बेटे ने क्या निहाल कर दिया। कभी कभी कानाफूसी में उस पर भी ये आक्षेप होते। हे भगवान, ये कैसी औरत है, न मांग में सिंदूर न पैरों में बिछिए। पति ने छोड़ दिया था तो क्या हुआ, जिंदा तो है। सुना है दोनों का विधिवत तलाक भी नहीं हुआ है। जमीन जायदाद पर अभी भी उसका ही हक है। इस घर में पत्नी के नाते उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब चर्चाएं सुन सुनकर उसका सर दुखने लगता है। वापस जाने का मन भी होता है। शैलेश के पास आराम कुर्सी पर बैठे बैठे उसे झपकी लग गई थी। माँ जी के करुण क्रंदन से हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी। माँ जी शैलेश की छाती पर सिर रखे करुण विलाप कर रही थी। पास में दूध का गिलास लुढ़का पड़ा था। निर्जा स्वयं भी चेतना शून्य सी हो गई थी। चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मौत को इतने निकट से उसने पहली बार देखा था। पड़ोसियों ने आकर माँ को शैलेश से अलग किया और शव को आंगन में रख दिया। वह निश्चेष्ट सी न जाने कितनी देर बैठी रही। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बहू, जो होना था हो गया, ऐसे कब तक बैठी रहेगी, बाहर चल। शव के पास उसे बैठाकर चूड़ियां तोड़ने की कोशिश करते देख वह झटके से उठकर खड़ी हो गई। आप ये क्या कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी नहीं, मित्र हूँ। उनकी पत्नी तो मर चुकी है। सब लोग कौतूहल से उसे देखने लगे थे। अर्थी को बाहर ले जाते देखकर उसका मन होता है लोगों को एक बार रोककर शैलेश को अंतिम बार देख ले। निशब्द रुदन फूट पड़ता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। दाह संस्कार करके सब लोग लौट आए हैं। पड़ोसी, परिचित, शैलेश के मित्र सभी लौटने लगे हैं। वह भी अटैची लेकर बाहर आंगन में आ जाती है। सोचती है माँ शायद कुछ कहेंगी, पर माँ कुछ नहीं कहती, बस जोर जोर से रोने लगती हैं। वह माँ के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। माँ, अब मैं जा रही हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें। कहकर वह शैलेश के दूसरे मित्रों की तरह घर से बाहर निकल आती है। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी अनोखा रिश्ता।